Assalamu alaikum students, I am Soban and you are watching M&P Studies। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ज़ाहिर अगर हम पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो इस तरह हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हमें उसका टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। तो जिसने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन पे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। आपको याद हो तो हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है। रोज़ और कॉलम्स को जब हम लिखते हैं m/n फॉर्म में, वेयर m जो है नंबर ऑफ़ रोज़ है और n जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हमने कहा था। ठीक हो गया। तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। आपको देख के साथ ही पता चल जाएगा क्योंकि इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई जो कि m हम जिसको डिनोट करते हैं वो आ गई हमारे पास 2। फर्स्ट रो 2 3, सेकंड रो -5 और 6, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 2 आ गए। फर्स्ट कॉलम 2 और -5 और सेकंड कॉलम 3 और 6। ठीक हो गया। तो रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं जो कि हमारे पास आ गई 2, और कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं जो कि हमारे पास आ गई 2। तो इसका ऑर्डर हम इस तरह निकाल सकते हैं। ऑर्डर को हम जो है m क्रॉस n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाता है 2 क्रॉस 2 या फिर 2/2। ठीक हो गया। एक ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सी मैट्रिक्स है 2 और 4। तो इसके देखते साथ ही हमें पता चल जाता है इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, एक रो है। 2 और 4 सिंपल एक रो है, और कॉलम्स हमारे पास कितने आ जाते हैं, 2 कॉलम्स आ जाते हैं। एक 2 वाला सिंगल कॉलम और एक 4 वाला सिंगल कॉलम। ठीक हो गया। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू आ गई 2। तो हम इसको m क्रॉस n की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 1 क्रॉस 2। ठीक हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब एक थोड़ा बड़े मैट्रिक्स के हम ऑर्डर फाइंड करके देख लेते हैं। ई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर जो रोज़ हैं वो हैं जी हमारे पास एक ए और डी वाली 1 रो, बी और ई वाली सेकंड रो, सी और एफ वाली थर्ड रो। ठीक हो गया। तो हमारे पास कितनी रोज़ होगी, नंबर ऑफ़ रोज़ विच इज़ वी कैन डिनोटेड बाय 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे पास 3 आ गई, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, एक फर्स्ट कॉलम ए बी सी वाला, एक सेकंड कॉलम डी ई एफ। तो हमारे पास कितने कॉलम आ गए, 2, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो इसका ऑर्डर हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर m क्रॉस n में अगर लिखा जाए तो होता है 3/2 और 3 क्रॉस 2। ठीक हो गया, क्योंकि हम 3/2 और 3 क्रॉस 2 दोनों तरह लिख सकते हैं। एक ये मैट्रिक्स देख लेते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स है। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं देखते साथ पता चला, एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर 1 एंट्री है सिर्फ 2। तो एक रो है इसके अंदर, m से हम इसको डिनोट कर देते हैं, और एक ही कॉलम है इसके अंदर जिसको हम n से डिनोट कर देते हैं। तो सिंपल इसका ऑर्डर बन जाता है हमारे पास 1/1। ये आगे हमारे पास 1/1 और 1 क्रॉस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। क्या कह रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। हम इक्वल मैट्रिसेस भी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि कैसे होते हैं इक्वल मैट्रिसेस। उसकी हमने 2 रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ी थी, जो उसकी 2 कंडीशंस थी। तो डिस्कस करते हैं हम इसके क्वेश्चंस, देखते हैं पहले हमें कौन कौन से मैट्रिसेस इन्होंने गिवन किए हैं। तो ये कुछ मैट्रिसेस हैं हमारे पास। अब हमने इसमें देखना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। पहली रिक्वायरमेंट आपको याद होगी कि क्या थी। पहली रिक्वायरमेंट कि 2 मैट्रिसेस जो हमने जिनको कंसीडर करना इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब पहला मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल एंट्री है तो इसके अंदर 3 एंट्री है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एक रो है एक कॉलम है, तो ऑर्डर इसका बन जाएगा 1/1।
ठीक हो गया। अब हम बाकी मैट्रिसेस में देखते हैं कि किसका ऑर्डर 1 बाय 1 है। बी को देखें तो इसके अंदर 2 एंट्रीज हैं, इसका ऑर्डर नहीं हो सकता 1 बाय 1। सी को देखते हैं तो इसके अंदर एक एंट्री है, 5 - 2 है, लेकिन है एंट्री है क्योंकि इसको जब सोल्व किया जाएगा तो आंसर तो इसका एक एंट्री आएगा ना। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक एंट्री है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो इसकी ए से ए की जो है सी के साथ मैच कर गई है। अब दूसरी एंट्री थी कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल कैसे हैं? इसके अंदर क्या है एंट्री है 3, उसके अंदर क्या है 5 - 2। तो हमने उस वहाँ पे जब एग्जांपल देखी थी उसमें भी हमने इसी तरह के कुछ एग्जांपल थी कि उसको हमने सोल्व किया था तो उसका आंसर वही आया था। तो अब 5 - 2 की भी हम सोल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 5 - 2 इज़ 3। तो ए भी 3 है और सी मैट्रिक्स है वो भी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो ए है वो सी के इक्वल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देखते हैं बी। बी के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं? एक 3 है एंट्री और एक 5 है एंट्री। तो इसके अंदर रोज़ कितनी होगी? एक रो है 3 5 वाली, और कॉलम कितने होंगे? 2 कॉलम है, एक 3 है और एक 5 है। अब हम देखते हैं बाकी मैट्रिसेस किसके साथ ये मैच करती है। तो बी के हम सी तो हो गया, चले ए के साथ। अब बी जो है सी के साथ मैच बिल्कुल नहीं करता, तो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, डी मैट्रिक्स। अब पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं कि सेम है कि नहीं। इसके अंदर भी 2 एंट्रीज़ हैं, तो इसकी एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका तो ऑर्डर इसके साथ मैच कर गया। ठीक हो गया। अब हम इसकी एंट्रीज़ देखते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। बी की क्या एंट्रीज़ हैं 3 और 5, और डी की क्या एंट्रीज़ हैं 5 और 3। तो ये तो इसके ऑपोजिट हो गया, मतलब ये दो मैट्रिक्स जो हैं इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। एक जो रिक्वायरमेंट है इनकी पूरी हुई है तो एक रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं हुई, तो ये डी के इक्वल नहीं हो सकता। ई मैट्रिक्स है वो तो इससे बिल्कुल भी अलग है, तो इससे इक्वल तो हो भी नहीं सकता। एफ़ की तरह भी नहीं हो सकता, जी की तरह भी नहीं हो सकता, एच पे भी नहीं हो सकता। आई पे हम आते हैं, क्योंकि आई का भी ऑर्डर किस तरह का है? बी की तरह का है। एक 3 एंट्री और एक 3 + 2 एंट्री है, तो एक रो है इसके अंदर और 2 कॉलम है इसके अंदर। पहली इसकी रिक्वायरमेंट इसके साथ मैच कर गई। बाकी मैट्रिक्स के हमने साथ क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनकी पहली रिक्वायरमेंट भी मैच नहीं की, तो हम हमारे लिए रिक्वायर के दोनों जो इसकी रिक्वायरमेंट है कंडीशन है वो दोनों मैच होंगी तो इक्वल मैट्रिक्स होंगी। ठीक हो गया, तो आई के साथ बी की पहली रिक्वायरमेंट जो है वो मैच हो गई है। अब दूसरी कंडीशन थी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की, तो इसके अंदर पहली एंट्री है बी के अंदर 3, आई के अंदर भी पहली एंट्री है 3, तो एक तो एंट्री सेम होगी। दूसरी है इसके अंदर 5 बी के अंदर, तो आई के अंदर क्या है 3 + 2, तो 3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 5, तो बी जो है वो आई के इक्वल है, तो बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स का हम देखते हैं कि किसके साथ ये मैच कर रही है। तो डी मैट्रिक्स ना ए के साथ कर रही है, बी के साथ भी नहीं कर रही, किसी के साथ इसका बी के साथ और आई के साथ तो इसके जो है ऑर्डर मैच कर जाता है, लेकिन एंट्रीज जो है बी के साथ इसकी मैच कर जाती अगर 3 और 5 लिखा होता है, लेकिन अब इसमें 5 पहले और 3 बाद में है, तो ये इसके ऑपोजिट मैट्रिक्स कह सकते हैं, अनइक्वल मैट्रिक्स है, इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो डी के तरफ हो गया। अब ई की तरफ बढ़ते हैं। ई के अंदर कितनी 4 एंट्रीज़ हैं, तो यानी 4 0 6 2, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि ये किसके साथ मैच करता है। 4/4 का कौन सा मैट्रिक्स है? एच वाला। एच के साथ भी देखें, एक तो ऑर्डर भी सेम है, दूसरी एंट्रीज भी इक्वल बिल्कुल सेम टू सेम है, 4 4 0 0 6 6 2 2, तो ई जो है वो एच के इक्वल है। आगे हम देखते हैं एफ़। एफ़ किसके इक्वल है? एफ़ के अंदर कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने? एक कॉलम है। तो इस तरह का हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? जी मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो अब देखते हैं इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं कि नहीं। तो जी के जो पहली एंट्री है वो है 3 - 1, 3 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 2, तो एफ़ के अंदर भी पहली एंट्री 2 है, तो पहली एंट्री सेम होगी। दूसरी एंट्री में है 3 + 3 जी के अंदर, और एफ़ के अंदर जो है दूसरी एंट्री है 6, तो 3 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 6, तो 6 एंड 6 सेम होगी, तो एफ़ और जी भी जो है एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है? जे। जे मैट्रिक्स इसके इक्वल है। इसको अगर हम पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, तो फर्स्ट एंट्री में 2 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, सेकेंड मैट्रिक्स में 2 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 6, थर्ड 2 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 0, और फोर्थ में 2 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो अब ये कौन से मैट्रिक्स के साथ मैच कर सकता है? बिल्कुल ये ई के साथ मैच कर सकता है और एच के साथ, जो हम पहले से लिख चुके हैं। तो जो ये 3 मैट्रिसेस हैं ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इस तरह हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो बनता है ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल है, बी मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स के इक्वल है, ई मैट्रिक्स जो है वो एच मैट्रिक्स के भी इक्वल है, और एच जे के इक्वल भी है, जे ई के इक्वल भी है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। और लास्ट में एफ़ जो है वो जी के इक्वल है। डी जो है वो हमारे इसमें से किसी के साथ मैच नहीं किया, तो वो किसी के इक्वल नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
उसमें हमसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक हो गया। इसमें हमें इन्होंने कुछ अननोन वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए बी सी और डी का नाम दिया हुआ है उनको। तो वो कह रहे हैं कि हमने ना इस इक्वेशन के ज़रिए ए बी और सी डी हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अब ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हमें इन्होंने, और बीच में क्या साइन है, इक्वालिटी का साइन है। ये हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट होगी कि ये एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस हैं तो क्या हम इनको इस तरह लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इस तरह लिख सकते हैं। ए फर्स्ट एंट्री जो वो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एंट्री के इक्वल होगी, जो थर्ड एंट्री है वो थर्ड के, और फोर्थ जो है वो फोर्थ के। ठीक हो गया। तो फर्स्ट एंट्री जो है ए प्लस सी है, तो सेकंड मैट्रिक्स में जो है फर्स्ट एंट्री 0 है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। सेकंड एंट्री दोनों के हमने जब इकट्ठे करके लिखी तो हमने उसको ए प्लस 2b डैट इज़ इक्वल टू -7, इसको सेकंड इक्वेशन बना लिया। थर्ड एंट्री c माइनस 1 डैट इज़ इक्वल टू 3, इसको थर्ड इक्वेशन बना लिया। एंड फाइनली 4d माइनस 6 डैट इज़ इक्वल टू 2d, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन बना लिया। अब इन इक्वेशन का हमें बहुत फ़ायदा होगा। किस तरह फ़ायदा होगा, हम इसमें इजीली आराम से वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे जो हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड की हुई हैं ए बी सी एंड डी की। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, c माइनस 1 डैट इज़ इक्वल टू 3। उससे हमें क्या पता चलता है, c माइनस 1 डैट इज़ इक्वल टू 3, इसमें से हमारे पास c की वैल्यू आराम से आ सकती है। किस तरह, अगर हम दोनों साइड पे +1 ऐड कर दें तो इधर c माइनस 1 से -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दूसरी राइट हैंड साइड पे 3 और +1 आ जाएगा साथ, तो c डैट इज़ इक्वल टू 3 + 1, 3 + 1 डैट इज़ इक्वल टू 4, तो c इज़ इक्वल टू 4 आ जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 4। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में देखें हमारे पास दो थी वैल्यूज़ a एंड c, दो वेरिएबल से। तो जिसमें दो वेरिएबल्स हो उसमें सोल्व करना नहीं होता, मुश्किल होता है। तो उसको हम किस तरह सोल्व करते हैं, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, जब हम s की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू रह जाएगी, वो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस तरह आंसर आ जाएगा वो हम देखते हैं कि हमने जब c की जगह वैल्यू पुट की तो आ गया हमारे पास a + 4 डैट इज़ इक्वल टू 0। तो a + 4 डैट इज़ इक्वल टू 0 आ गया था हमारे पास प्रीवियस पेज पे। तो अब हमने उसमें क्या किया कि हमने ऐड कर दिया -4 बोथ साइड्स पे, तो a + 4 -4 आ गया, +4 -4 कैंसिल आउट हो गए, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया 0 और -4, तो हमारे पास a का आंसर क्या आ गया, -4। अब हम जो वैल्यू आई हमारी a की उसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक हो गया। क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 थी ये। तो अब हमने इसमें a की जगह हमने जब इसकी वैल्यू पुट की -4, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की बनी, -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे +4 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। जब हमने इस तरह किया तो यहाँ से -4 + 4 कैंसिल आउट हो गए, 2b इज़ इक्वल टू -7, राइट हैंड साइड पे रह गया हमारे पास -7 + 4। जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -7 + 4 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है तो उसके साथ माइनस का साइन आंसर में हमारे पास माइनस आ जाएगा, और माइनस हम करते हैं 7 में से 4 तो 3 आता है, तो -3 आ गया। अब हमने b की और सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो b का आंसर हमारे पास क्या बनता है, -3/2, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाता है -1.5। तो हमारे पास b का आंसर क्या आ गया, -1.5। एंड फाइनली इक्वेशन नंबर 4 से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये देखें दो एक जैसे वेरिएबल हैं, 4d - 2d, वेरिएबल सेम है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 2, तो हमारे पास क्या रह गया, 2d डैट इज़ इक्वल टू 6। हम इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास d का आंसर क्या आता है, 6/2, और 6/2 की अगर हम कटिंग करते हैं 3 के टेबल पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। ठीक हो गया। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।